गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कल भी मैं आप सभी को कोई भी सेशन प्रोवाइड नहीं कर पाया, थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से, कि गला थोड़ा सा यहाँ पर ख़राब था, उसकी वजह से। तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर जीके के भी क्वेश्चन जो है आप लेकर के आइए, करंट अफेयर और जीके। तो फ्रेंड्स, वो आप सभी को इस बार जो संडे आने वाला है उसमें आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो सभी प्रश्न मैंने यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो परीक्षा में आपकी में बार बार पूछे गए हैं। तो इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। सभी को जय हिंद। फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी के लिए कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन ऐसी पहचान होगी। तो हौसला रखना है और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को निरंतर आगे बढ़ाते रहना है, क्योंकि आप सभी को पता है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप बेस्ट स्कोर स्टेज फर्स्ट में कर पाएंगे। स्टेज सेकंड की भी तैयारी आपकी बेहतर होगी। तो फट से सभी छात्र छात्राएं हैं क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है। देखिए, लाइट डिटेक्टर यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर करें। तो यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स, बिल्कुल बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का आंसर आ रहा है। पॉलीग्राफ, देखिए पॉलीग्राफ जो होगा उसका, पॉलीग्राफ जो मशीन होती है उससे क्या होता है कि झूठ का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसको लाइट डिटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। लाइट डिटेक्टर उपकरण को किसके रूप में जाना जाता है? पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है, झूठ का पता लगाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और सिस्मोग्राफ को बताएंगे सभी। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ आप सभी जानते हैं। कौन सा पैमाना होता है? रिएक्टर स्केल होता है वो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट से, तेजी के साथ। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका कह रहा है कि 70 किलोग्राम भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया? आप सभी को ध्यान रखना है, ऊर्जा P बराबर, आप यहाँ पर आप सभी को पता है ऊर्जा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सभी को पता है mgh बराबर कितना दिया है आपको? 9800 दिया है। ठीक है, m का कितना दिया है? 70 हो जाएगा kg में दिया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। द्रव्यमान होगा 10, आपका g का मान हो जाएगा। हाइट आपको निकालना है, बराबर आपका 9800 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा आपका इधर, और 14 7 98। तो 14 मीटर इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए जितने भी छात्रों का रहा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा, जितने भी छात्र छात्राओं ने आंसर दे दिया है, बहुत अच्छा आप सभी का। बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन को करना है। तेजी के साथ चलेंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल आप सभी को मैथ के सेशन के भी आपको जो है, देखिए एक दो आप जो भी छुट्टियाँ होंगी उनमें आपको बहुत अच्छे तरीके से जो भी कंटेंट है, जो भी बनेगा, वो आप सभी को हो सकता है जीके का मैराथन आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप सभी जो है कंटिन्यूटी बना के रखें। और जो भी मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 18 तारीख से, उसमें ये सभी प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ध्यान रखना फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बल, जो विस्थापन है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो। हमेशा आपको ध्यान रखना बल की दिशा क्या है। देखिए मान लीजिए बल की दिशा इधर है, ये आपका फोर्स है बल की दिशा, और ये इसका लंबवत विस्थापन। तो ये विस्थापन है, या आप अपोजिट मान सकते हैं। तो दोनों को कुछ भी मान सकते हैं। विस्थापन को मान लीजिए हमने इस तरीके से मान लिया, ये आपका विस्थापन है और ये आपका फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये क्या है? लंबवत, एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। जब भी लंबवत होंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। और आप सभी को पता है क्या होता है, कार्य क्या होता है? F इंटू डी
कॉस थीटा। कॉस 90 का मान आपको 0 होगा, तो ये कार्य जो होगा जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होगा। कॉस थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे, वो 0 हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई एफ डी में करेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू जो है आपका 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य 0 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान रखेंगे, एग्जामिनर क्या पूछेगा कि विस्थापन जो है, जो कि बल की दिशा के लंबवत पूछा है विस्थापन, लेकिन विस्थापन और बल दोनों की दिशा सेम बता दे, एक दूसरे के मतलब समान है, समांतर है, तब आपका जो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑप्शन फिर सी हो जाएगा। और यदि आपसे कहे कि बल की दिशा, जब कोई भी विस्थापन प्रयुक्त हो रहा है, बल कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, इस तरीके से एग्जामिनर पूछेगा, उस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, यानी गुरुत्वाकर्षण बल अपोजिट लगता है और ऊपर की तरफ आपने कोई वस्तु फेंकी है, तब 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो तब आपका मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो 3 कंडीशन में यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों को ध्यान रखना है। जब गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर कोई कार्य करे तब उस पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो कॉस 180 डिग्री का मान आप सभी को रख देना है, तो उससे माइनस का आएगा, तो ऋणात्मक होगा हमेशा। क्लियर है। और समांतर वाले में आपका धनात्मक होगा और लंबवत वाले में आपका 0 होगा। इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने एक क्वेश्चन था जो कि आप सभी के सामने है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैंने जल्दबाजी में आपको गलत बता दिया है, उसके लिए सॉरी चाहूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि होता है कि जल्दबाजी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए मैंने ये प्रश्न फिर से ले लिया है। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा था कि मैंने क्या किया था कि आपका जो होता है फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या, मैंने बताया था वक्रता त्रिज्या का दुगना मतलब कि होता है फोकस, बट मैंने उल्टा रिलेशन यहाँ पर आपको बता दिया था, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये आपका सही होगा। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये रिलेशन होता है, बट मैंने आपको उल्टा बता दिया था, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बट आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए आप सभी को पता है 1 फोकस आपको निकालना है, तो ये रिलेशन होता है आपका अपवर्तनांक म्यू माइनस के 1 इंटू 1/r। r क्या है आपकी, r आपकी वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आप निकालेंगे यहाँ पर, तो 1.5 में से 1 हो जाएगा माइनस, गुणा आपका 1/50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 ऊपर हो जाएगा, 50 से 100 2 बार कट जाएगा यहाँ पर, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 0.5 गुणा 2 ये बनेगा, यानी कि 1 आ जाएगा। अब फोकस की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 मीटर निकल के आ जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब आपको क्या निकालना है, लेंस की पावर निकालनी है। पावर आपका क्या होता है, 1/f होता है। 1/f में 1 का मान रखेंगे तो यहाँ पर 1 डायोप्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आएगा उस चीज़ को ध्यान रखना है। अब तक लेंस के लिए पूछा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि उत्तल लेंस के लिए पूछा जाता तो पॉजिटिव मान होता। क्लियर है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। थोड़ा मैंने जल्दबाजी में आप सभी को ये क्वेश्चन कराया था, तो आप सभी की डाउट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं, आप अच्छे से आंसर करते रहें। ओडोमीटर का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में, और बहुत अच्छा, जिसने भी छात्र ने इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए इंसान से गलती हो सकती है, एक आध गलती हो सकती है, उसको अवगत कराना आपका बहुत, आपने जो अच्छा काम किया वो बहुत अच्छा काम है, जिससे कि सभी को एक गलती होने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले ये पता चल जाए कि सही आंसर क्या था, मतलब रिलेशन क्या था। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। थोड़ा जल्दबाजी में था उस टाइम पे, तो आपको इस तरीके का रिलेशन उल्टा बता दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में किसको मापने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छे, कुछ छात्रों का बहुत अच्छा, तेजी के साथ आंसर करते रहें सभी छात्र। तो देखिए ओडोमीटर की बात कर रहे हैं। देखिए ओडोमीटर आप सभी को ध्यान रखना है, ओडोमीटर क्या करेगा आपका, दूरी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ छात्र यहाँ पर गति बताएंगे, गति के लिए स्पीडोमीटर, ध्यान रखना, स्पीडोमीटर ध्यान रखना, गति के लिए स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूरी को मापने को, यानी कि डिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। 4 और 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, फटाफट से बताएंगे।
कि डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, मैं निरंतर बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद पे खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरे हौसलों को देखकर। तो हमेशा अपने हौसलों को बुलंद रखना है और अपने मंजिल की ओर हमेशा बढ़ते रहना है, क्योंकि हो सकता है दरवाजे के पास आप खड़े हैं, केवल आपको दरवाज़ा खोलने की आवश्यकता है, हार कभी जीवन में नहीं मानना है। तो इसलिए आप सभी जो है निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके माता पिता के जो सपने हैं वो ज़रूर पूरे होंगे यदि आप अच्छे से यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल तीनों ही उदाहरण यहाँ पर आपका हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बंदूक से निकली गोली, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन और एक साधारण पेंडुलम की गति। ये गतिज ऊर्जा के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए बी सी तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे तरीके से। यहाँ पर लिखा है कि किस पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी क्या करता है स्टूडेंट जल्दबाजी में निर्भर करता है, वो ऑप्शन देख लेता है तो और लगा देता है जल्दबाजी में। तो किया गया जो कार्य होगा वो किस पर निर्भर नहीं करता है। बहुत अच्छे, बी ऑप्शन कुछ छात्रों का आ चुका है, बहुत अच्छे। तो आप सभी को पता है कि कार्य किस पे निर्भर नहीं करेगा, द्रव्यमान पे नहीं करेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बल पे भी करता है, विस्थापन पे भी करता है, बीच का कोण पे भी करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से बताएंगे, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? देखिए दो होते हैं यहाँ पर, डाउट जो होगा आपको या तो हाइग्रोमीटर होगा या हाइड्रोमीटर। यहाँ पर डे की ध्यान रखना है। हाइग्रोमीटर तो है वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल आंसर आ चुका है आर्द्रता। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, और द्रव्यों का घनत्व की बात करें, जहाँ पर डेंसिटी की बात आ जाए, डेंसिटी आ जाए आपकी, तो वहाँ पर हाइड्रोमीटर होगा। क्या होगा? हाइड्रोमीटर। ध्यान रखना ये है डेंसिटी को मापने, यानी द्रव्यों की घनत्व को द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। और विकिरण मापने के लिए किसका यूज करते हैं? फटाफट से बताएंगे। और टेम्परेचर को मापने के लिए आप थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, लेकिन विकिरण की बताएंगे सभी। तेजी के साथ बताइए, विकिरण मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? फटाफट से। बोलोमीटर। ध्यान रखना, विकिरण मापने के लिए बोलोमीटर को उपकरण का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तेजी के साथ आंसर करेंगे सभी छात्र छात्राएं। ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत किस पर कार्य करता है? थोड़ा स्पीड में चलिएगा। ऑप्टिकल जो फाइबर है वो किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कुल परावर्तन के कारण, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण करता है। तो ये फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें होता क्या है कि प्रकाश जो आपका ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, प्रकाश के रूप में ट्रेवल करता है। तो टोटल आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जितने भी छात्रों का आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? देखिए ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। आप बेहतर स्कोर करेंगे और खुद देख पाएंगे कि कितना बेहतर तरीके से एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखना, ये आपका जो स्थानांतरित गति, जिसे रेखीय गति भी कहते हैं, और इसको ही घूर्णन गति कहा जाता है। किसी सीधी रेखा में चली गई चाल या गति को क्या कहते हैं? स्थानांतरित गति कहते हैं, जिसे एक रेखीय गति भी कहते हैं, और इसको एक घूर्णन गति भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर करें। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, या सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक, या बरसभर एक समान रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, बहुत अच्छे। जितने भी छात्रों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। देखिए पृथ्वी पर जो सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, जितने भी छात्रों का रहा है बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, उसका त्वरण दुगना हो जाएगा, या उसका संवेग दुगना हो जाएगा, या उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, या उसकी स्थितिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। तेजी के साथ करेंगे थोड़ा सा। किसी पिंड का वेग दुगना हो जाए तो क्या होगा, संवेग दुगना हो जाएगा। देखिए किसी पिंड का वेग है वो दुगना होने से क्या होगा कि किसी संवेग जो है वो दुगना हो जाएगा। संवेग क्या होता है, P बराबर एम बी होता है। अब क्या करें, P बराबर एम बी होगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हो गया समीकरण 1। अब P डैश यहाँ पर P बराबर एम, ठीक है, V को क्या करें, दुगना कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2mv, तो यहाँ पर 2p डैश आ जाएगा, तो संवेग आपका कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है जितने भी छात्रों का आ रहा है। टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है। टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है। टेस्ला जो है वो किस चुंबकीय का मतलब ये है आपका यूनिट है, तो बिल्कुल भी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चुंबकीय प्रेरण। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका, टेस्ला चुंबकीय प्रेरण का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक पेंडुलम या लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों। जो पेंडुलम घड़ियाँ होती हैं वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, यानी मंद क्यों हो जाती हैं। फटाफट, बहुत अच्छी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लोलक जो आपका पेंडुलम होता है उसकी लंबाई बढ़ने के कारण जो है ये गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का ऑप्शन सी आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करंट अफेयर का भी और आपका जीके का भी आपको मैराथन के तौर पे या फिर आपको सेशन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। संडे में लेकर के आ रहा हूँ आपका जीके का, ठीक है, आपको जीके का मिल जाएगा, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर का भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी में से बहुत सारे छात्र जानते होंगे कि भार की इकाई कौन सी नहीं है। देखिए आप सभी को पता है फुट, पौंड, ग्राम, ये किलोग्राम, ये भार की इकाई है, जबकि डाइन जो है वो बल की यूनिट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो दिए गए हैं पौंड, ग्राम, किलोग्राम, ये आपके भार की इकाई हैं, जो कि CGS प्रणाली होती है, आपका MKS प्रणाली होती है, FP प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। मान लीजिए कोई नदी से तैरता हुआ जलयान है और समुद्र में जाता है तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा नीचे डूब जाता है, एक ही स्तर पर रहता है। फटाफट से बताइए कि तेरी कहानी तुझको पता है, बीती जवानी भी तुझको पता है। ए मेरे दोस्त, तेरी कहानी तुझको पता है, बीती जवानी भी तुझको पता है। लोगों को पता है कि तू जिंदा है, बट कैसे जिंदा है बस ये तेरे को पता है। यानी लोगों को तो पता है कि तू जिंदा है, बट कैसे जिंदा है ये तुझी को पता है। तो हमेशा ध्यान रखना। और इस शिक्षा के लिए जो जो तपा है उसी ने इतिहास रचा है। तो आप भी इतिहास रच सकते हैं, अपनी जीवन, अपने परिवार के को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, बिल्कुल जितने भी छात्रों का आंसर आया थोड़ा सा ऊपर उठेगा। देखिए नदी से जब जलयान समुद्र में जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। क्यों उठ जाएगा, क्योंकि नदी की तुलना में समुद्र का घनत्व अधिक होता है। जो समुद्र का पानी होता है उसका घनत्व अधिक होगा। तो ये आप सभी के सामने समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी Hg से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा। देखिए हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा।
बिल्कुल, कुछ छात्रों का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखिए, मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई, मतलब मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है। लोहे की गेंद है, उसको मरकरी से भरी बाल्टी में गिराते हैं तो क्या होगा, यह उसकी सतह पर तैरेगी। ऑप्शन बी जितने भी छात्रों का आ रहा है, यह पारे यानी पारद मरकरी की सतह पर तैरेगी। क्यों तैरेगी फ्रेंड्स, लोहे की जो गेंद है और मरकरी से भरी जो बाल्टी है, यानी मरकरी का जो घनत्व होगा लोहे की बनी गेंद से अधिक होगा, इसलिए वो मरकरी की सतह पर तैरेगी। यानी लोहे की गेंद का घनत्व कम होगा और मरकरी की भरी बाल्टी का घनत्व ज़्यादा होगा। जिसका घनत्व ज़्यादा और जिसका कम, वो तैरेगी उस घनत्व पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि भारी जो तगड़ा इंसान होगा, लंबा ठाड़ा इंसान होगा, मतलब वो पतले इंसान को या हल्के इंसान को आसानी से ऊपर उठा सकता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बिल्कुल, कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये आप सभी को पता होगा। आइंस्टीन ने आप सभी को बताया कि E बराबर mc² वाला समीकरण दिया था। यहाँ पर न्यूटन ने गति के समीकरण दिए थे, और डाल्टन का परमाणु का सिद्धांत था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। कभी कभी एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से इस टाइप के 2 क्वेश्चन पूछता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही है। वो कैसे होगा, आप सभी को रिलेशन या ध्यान रखना है। f माइनस के 32 अपॉन में आपका 9, यहाँ पर होगा c/5। अब आपको यहाँ पर मान रख देना है। देखिए, यहाँ पर आप c का मान रखेंगे क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 0 यहाँ पर रख देंगे, 5 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 0 आप देख पा रहे होंगे, ये मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो f माइनस के 32 बराबर 0 आ जाएगा, और f बराबर है आपका यहाँ पर 32। तो 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। डिग्री भी आपको ध्यान रखना, डिग्री भी होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, किसी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते ताप के साथ क्या होगा। यानी कि ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते टेम्परेचर के साथ क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, जितने भी छात्रों का आ रहा है कि देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कोई भी ठोस धातु का ऊष्मीय चालकता क्या होगा, बढ़ते टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा। ठीक है, या घटेगा। कुछ छात्रों का ऑप्शन बी भी आ रहा है, कुछ छात्रों का ए ऑप्शन आ रहा है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट से। ऊष्मीय चालकता, देखिए यहाँ पर क्लियर कर दूँ एक बार, यहाँ पर K बराबर आपका 1/T होगा क्या, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ ऊष्मीय चालकता घटेगी क्या, फटाफट से बताइए। तो फटाफट से बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फिर से देख लेंगे एक बार लास्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और आपसे भी इसका कमेंट में आंसर दिया करें सभी ऑफलाइन के बाद। चलिए इस वाले क्वेश्चन का आपको जो मैंने अभी छोड़ा है चालकता वाला, उसका आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर करना। जिनको आता होगा बता देना, जिनको नहीं आता होगा तो अगले सेशन में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उस तार में से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा। फटाफट से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए बल्ब का फिलामेंट है, 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रभावित होती है, तार में से प्रभावित होने वाले विद्युत आवेश। तो आपसे भी नहीं पढ़ा होगा फ्रेंड्स, Q बराबर IT, आवेश आपसे पूछा है। लेकिन गलतियाँ क्या कहाँ पर होती है आपसे भी को ध्यान रखना है। आपको दिया गया है मिनट, टाइम जो दिया है टाइम वो आपको दिया 5 मिनट, 5 मिनट को आपको क्या करना है सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपको यहाँ पर निकालना है 300 गुना आई का मान 0.5 है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 पंजे 15, 150, 2 जीरो लग जाएगा, और 2 जीरो लगेगा यहाँ, 3 पंजे 15 पॉइंट लग जाएगा, तो 150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 150 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश आंखों में किसके द्वारा प्रवेश करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिलियरी मांसपेशियों, कॉर्निया, परितारिका, लेंस। तो परितारिका को आइरिस भी कहते हैं, ध्यान रखना है। ऑप्शन सी में जो परितारिका दी गई है उसको आइरिस भी कहते हैं। तो प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, जब भी एग्जामिनर आपसे पूछे प्रकाश कहाँ से आँख में कहाँ से प्रवेश करेगा, तो ये आपका कॉर्निया से प्रवेश करता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, आँख में प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है, तो वो आइरिस यानी परितारिका करती है। क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाते हैं, आँख में प्रकाश जो है कहाँ से प्रवेश करता है, कॉर्निया से, लेकिन प्रकाश को कंट्रोल कौन करेगा, आइरिस, जिसे आपके परितारिका भी कहा जाता है। ठीक है, ये आइरिस क्या होता है, कॉर्निया के पीछे का एक नेत्र होता है जिसे तारा पुतली कहते हैं। ठीक है, तारा या पुतली भी होती है, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, प्रकाश आँख में कहाँ से प्रवेश करेगा, तो कॉर्निया से करेगा, प्रकाश को कंट्रोल कौन करता है, तो वो आपका परितारिका या फिर आइरिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब होता है डॉट 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 किसके बराबर होता है, ये पूछा है। तेजी के साथ चलेंगे थोड़ा सा, और जितने भी छात्र यहाँ पर देख रहे हैं सभी से कहूँगा कि यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब बाहर की तुलना में अधिक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जितने भी छात्र दे रहे हैं ऑप्शन सी, ऊंचाई पर उड़ रहा है कोई विमान, उसकी केबिन के अंदर का दाब बाहर की तुलना में अधिक होगा। तो क्या आपको पता है विमान में क्या होगा, एक कक्ष होता है, उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो अधिक होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबिन के अंदर क्या होगा, आपका दाब अधिक होगा, बाहर की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि उसमें ठोस या द्रव जो है पदार्थ को जलाया जाता है, उससे गैस निकलती है और जिसके अंदर टेम्परेचर मतलब दाब जो है प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। कक्षा होती है, देखिए हाँ, उसके अंदर जो है एक कक्षा होती है, उसमें ठोस या द्रव तलीय मतलब बोलते हैं आपका द्रवीय पदार्थ को जलाया जाता है, उसमें से एक गैस का उच्च दाब पे जो है गैस उत्पन्न होती है, तो इसी वजह से जो उसके कक्ष का दाब जो है भारत का जो वायुमंडल मतलब उससे अधिक होता है। नेक्स्ट है, पेरिस्कोप में निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, पेरिस्कोप का यूज कहाँ पर किया जाता है, पनडुब्बियों में किया जाता है, लेकिन इसमें किसका प्रयोग किया जाता है ये आपसे पूछा है। बहुत अच्छी, कुछ छात्रों का आंसर आ रहा है, कुछ गलत दे रहे हैं, ध्यान रखना, साधारण शीशा का इसमें प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप होता क्या है, एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसमें क्या होता है, प्रेरक जो होता है वो बिना छिपे होते हुए भी, मतलब कि इसमें क्या होता है कि प्रेरक जो भी होगा वो छिपकर भी वातावरण में बाहर की वस्तुओं को देख सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तेजी के साथ आंसर करेंगे। किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र वाले इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर निर्भर करता है, मतलब कि कोई भी आवेश है उसका विद्युत
क्षेत्र बल जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो किस पर निर्भर करेगी? फटाफट से बताइए। यदि आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप फटाफट से यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दूरी के वर्ग के साथ घटता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा, क्योंकि आपको पता है देखिए बल क्या होगा, F बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन यहाँ पर होता है आर स्क्वायर। तो दूरी के वर्ग के साथ क्या होगा, विद्युत बल क्षेत्र क्या करेगा, किसी भी आवेश का, वो घटेगा। यानी कि जितनी दूरी बढ़ेगी वर्ग के साथ उतना ही वो आपका बल घटेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। स्थिर अवस्था यानी प्रारंभिक जो स्पीड है वो आपकी 0 दी गई है, 0, u बराबर 0, ए बराबर आपको दिया गया है कितना, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। टी आपको दिया गया है 8 सेकंड, ये आपको दिया गया है सब। अब कुल दूरी ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का आ रहा है यहाँ पर आंसर 96 मीटर, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि दूरी आपको मीटर में होगी, बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर होगा नहीं आपका। लेकिन कुछ छात्र जल्दबाजी में आंसर देख पाते होंगे, एग्जामिनर जो है ऑप्शन बदल देता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सही क्वेश्चन का सही ऑप्शन यहाँ पर आपको चूज करना होगा। अब करना क्या है, एस बराबर गति का आपने समीकरण पढ़ा होगा, सेकंड लॉ, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक जो गति है वो आपकी 0 है, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका टाइम का मान लग जाएगा, ठीक है। 2 से ये 4 बार जाएगा, 4 3 12, 12 8 96, तो 96 मीटर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल बहुत अच्छे, और हमेशा निरंतर अपने जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। आप सभी को मैंने सारे PDF डाल दिए हैं, आप जाकर के जो है डाउनलोड करके ग्रुप में दिया गया है, गांव तक डाल दीजिए, टेलीग्राम पे गांव तक भी सर्च करके आप जो है PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो आपका चैनल नेम है वही आपका टेलीग्राम का नाम है, ठीक है। एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है? एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के द्वारा यानी पेंडुलम के द्वारा किया गया कार्य किसके तुल्य है? देखिए आप सभी को पता है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर जो है विस्थापन नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए कोई इस तरीके का पेंडुलम है और वो यहाँ से इधर ट्रैवल करता है और फिर इधर ट्रैवल करता है, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ पर आता है, यानी कि कोई भी डिस्टेंस यहाँ पर वो कवर नहीं करेगा, यानी विस्थापन 0 होगा, तो किया गया कार्य भी आपका 0 होगा। किसके तुल्य होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका सिलिकॉन में जब अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ बनता है या परिणामी पदार्थ होता है, ध्यान रखना है। देखिए सिलिकॉन में जब अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक मिलाया जाता है तो आपको ध्यान रखना है एन टाइप अर्धचालक बनेगा, एन प्रकार का अर्धचालक बनेगा, यानी सेमीकंडक्टर बनेगा, क्योंकि पेंटावेलेंट एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उसमें, और पी प्रकार का टाइप का, जैसे कि बोरोन, मान लीजिए एग्जामिनर आपसे पूछ दे कि सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में बोरोन को मिलाया जाता है तो कौन सा पदार्थ बनेगा, तो पी प्रकार का बनेगा, क्योंकि वो ट्राइवेलेंट होगा, और एन प्रकार में पेंटावेलेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? मतलब जल सतह पर तेल की जो पतली परत है वो रंगीन क्यों दिखाई देती है? थोड़ा स्पीड के साथ करेंगे, कुछ क्वेश्चन और है आपके, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, परावर्तन के कारण, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परावर्तन के कारण, और ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तेजी के साथ आंसर करेंगे। चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है,
चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक कैसा होता है, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ध्यान रखना इसका पॉजिटिव होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप सभी का। चालकों के प्रतिरोध का टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट आपका तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तो ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, किसी अर्धचालक के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विद्युत चालकता कैसी होती है। किसी अर्धचालक के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विद्युत चालकता पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए सेमीकंडक्टर में ताप वृद्धि होने पर उसकी विद्युत चालकता होगी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ध्यान रखना है, अर्धचालकों के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विद्युत चालकता बढ़ती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स कि किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है। देखिए मान लीजिए आपने भी देखा होगा कभी कभार आप बॉल फेंकते होंगे तो कितनी डिग्री से फेंकने पर वो सबसे अधिक दूरी पर जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है 45 डिग्री यानी 40 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये आपका परास वाला सूत्र भी लगा करके आप देख सकते हैं, दो रेंज जो होगी मैक्सिमम जो 45 डिग्री पर अधिक होगी। रेंज का फॉर्मूला आपको पता होगा, u² sin 2θ/g, ये वाला। इसमें आपको क्या है sin 2θ की वैल्यू रख देनी, 45 डिग्री 90 हो जाएगा, तो u² आ जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि sin 90 का मान 1 हो जाएगा, तो 45 डिग्री पर सबसे अधिक दूरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। देखिए सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचना नहीं है। कोई भी वस्तु द्वारा कोई दूरी शून्य तय की गई है तो विस्थापन भी तो आपका शून्य होगा ना। जब दूरी शून्य है तो विस्थापन भी आपका शून्य होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है बार बार कि 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है, यानी कि क्षैतिज का मतलब आप सीधी। पिस्तौल का प्रतिच्छित वेग कितना होगा। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, बट ध्यान रखना पिस्तौल का अलग निकालना है आपको और जो आपकी गोली है उसका अलग। तो आपको सीधा सीधा सा करना है m1 × v1 बराबर के m2 × v2, बस इतना ध्यान रखना है। अभी इस साइड में आपको क्या करना है, पिस्तौल, इस साइड में आपको गोली, तो इसको g मान लेते हैं हम, ठीक है। तो 2 किलोग्राम का पिस्तौल है तो 2 हो जाएगा इधर। अब हमको पिस्तौल का वेग निकालना है तो v1 निकालना है, ठीक है। इधर 30 ग्राम की गोली है तो 30 ग्राम यहाँ पर आप लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ 2 किलोग्राम है, यहाँ 30 ग्राम है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 30 हो गया, उसके बाद आपको 150, आपको क्या क्या गोली का वेग दिया गया है, किसके साथ कितने वेग से चलेगी ये गोली, 150। अब आपको यहाँ पर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख पाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 45 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे v1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर आपका हो जाएगा, इसमें 4.5/2, 2 से डिवाइड करेंगे आप तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.25 मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये माइनस का क्यों होगा, क्योंकि पिस्तौल का प्रतिक्षेपित वेग पूछा गया है। जब आप गोली छोड़ते हैं तो पिस्तौल पीछे की तरफ झटका देती है ना, तो पीछे की दिशा में जाएगी, विपरीत दिशा में, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा, ठीक है।
ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। यदि एक वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि यदि एक वस्तु का संवेग है वो तिगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा पोटेंशियल, जो कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/m। ये आपने पढ़ा होगा रिलेशन संवेग और गतिज ऊर्जा में। अब कह रहा है कि संवेग तिगुना कर दिया जाए, यानी कि ये आपको k डैश मान लेना है, ये बराबर दिया है k बराबर फी, आपका यहाँ पर p की संवेग को कितना गया है 3 गुना कर दिया है, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है, अपॉन m। अब यहाँ पर k बराबर आपका 9 p²/m, ठीक है, k बराबर आपका 9 k डैश आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, पहले का मूल मान का 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, जितने भी छात्रों का आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एड्स का पूर्ण रूप क्या होगा, तेजी के साथ बताएं सभी छात्र छात्राएं, बहुत अच्छे तरीके से। देखिए अभी तक यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें सभी छात्र छात्राएं, और सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दिया करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के बीच लेकर के आया हूं, जैसा कि आप सभी को पता है। इससे पहले मैं 3 पेपर आपको प्रीवियस ईयर के प्रोवाइड कर चुका हूं, जीएस के मैथ के 2 कर चुका हूं। एड्स का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन कुछ छात्रों का गलत आ रहा है, ऑप्शन ध्यान देना, ए होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ए ऑप्शन यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर इसका पूर्ण रूप। बहुत अच्छे कुछ छात्रों ने दिया है। बर्ड फ्लू किसके द्वारा होता है, तो कौन सा वायरस है जिसके द्वारा बर्ड फ्लू होता है। जैसा कि आप सभी को पता है बर्ड फ्लू यानी पक्षियों में होने वाला, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी H5 और N1। ये आपका जो है वायरस होता है, इसकी वजह से आपका बर्ड फ्लू होता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देखिए 10 निबल्स जो होते हैं वो कितने बिट के बराबर होता है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लेने का रीज़न ये है कि पूछा गया है कि 10 निबल्स कितने बिट के बराबर होता है। एक बिट में आपका कितना होता है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, सॉरी एक बाइट 8 बिट, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। 4 निब्बल में आपके, एक निब्बल में आपका 4 बिट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर 10 पूछा है आपसे, तो 4 गुणा 10 कर देंगे, 40 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी गैस है जो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तेजी के साथ थोड़ा सा आंसर करेंगे सभी छात्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आप सभी देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए CH4, CO2, N2O, ये सभी क्या है आपकी, और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये सभी कौन सी गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, और एक जलवाष्प भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, बाकी ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है, यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे कुछ छात्रों का आंसर आ चुका है, बड़ी माता, एड्स और एंथ्रेक्स,
या रेबीज, इन चारों में से आपको ध्यान रखना है। तो जीव बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली कौन सी है? एंथ्रेक्स होती है, जबकि बड़ी माता एड्स और रेबीज जो है वो वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन भी देखिए लेकर के आया हूँ, तो ये बीमारी आप याद रख लीजिए, एग्जाम में हो सकता है आपके कोई ना कोई बीमारी यहाँ पे पूछ ली जाए। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी और वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं आपकी? एंथ्रेक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस, टाइफाइड। वायरस से कौन सी होगी? बड़ी माता, रेबीज, एड्स, इन्फ्लुएंजा, चेचक, खसरा, पोलियो। तो ये थोड़ा सा आपको देख करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो ये वायरस विषाणु हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। तो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को आपका जो है क्या कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक या प्रतिरक्षक कहा जाता है। ये क्या करता है? रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है हमारे शरीर को, ठीक है। अब ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसको ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइड भी कहते हैं। और 1 घन मिलीमीटर रक्त में आपका जो है लगभग 7500 तक जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, अग्नेय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन के पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन व पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज का क्या काम है? यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इम्प्लीसाइड वसाओं को ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने ले लिया था, तो आप सभी इसको देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इससे शायद संबंधित एक क्वेश्चन था बट आगे हो सकता है वो आगे आए। रेटिनॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, जितने भी छात्रों का ये ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही है। रेटिनॉल किससे संबंधित है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। बाकी सभी का आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का है। फाइलोक्विनोन किसका रासायनिक केमिकल नेम है? तो विटामिन के का नाम है। ये क्या करता है? इससे कमी होने वाले रोग कौन से है? रक्त का थक्का न जमना। विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? तो नपुंसकता का रोग हो जाता है, जिसमें टोकोफेरल इसका केमिकल नेम है। विटामिन B1 का थायमिन, जिससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? कौन है जो ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मैक्सिमम जो ऊर्जा है वो आपको उत्पन्न करता है? बिल्कुल, बहुत अच्छे, जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वसा होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर वसा हो जाएगा। ऑक्सीकरण के समय सबसे अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न कौन कर देगा? वसा करेगा, ठीक है। वसा में क्या होता है? ग्लिसरॉल जो है वसा अम्ल के सहयोगी होते हैं इसमें। और 1 ग्राम आपको ध्यान रखना है, 1 ग्राम वसा में जो लगभग 20% ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, प्राप्त होती है।
और कैलोरी की बात करते हैं 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, यह मुंह का पीएच मान के किस से कम हो जाता है? यानी कि दांतों में जो सड़न होगी वो आपके कितना पीएच मान कम हो जाने से होती है? मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाने पर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5। पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों में क्या होगा? सड़न हो जाएगी। इससे होता क्या है कि अम्लता, दांतों के बीच जो है अम्लता बढ़ जाती है और जो आपका भोजन होता है वो सड़ने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, कि उस विलेन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 गुना 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है? उस विलेन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 गुना 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है? तो इसको निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका माइनस के लॉग H प्लस H की पूछिए, तो माइनस के लॉग 10⁻⁵। अब आप यहाँ करेंगे तो माइनस का घात आपकी ऊपर वाली आगे गुना हो जाएगी, तो यहाँ +5 हो जाएगा log 10। ठीक है, log 10 का मान 1 होता है, 5 गुना 1 बराबर 5। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है? मानव निम्नलिखित में से किसको नहीं पचा सकता? तो ध्यान रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पर सेलुलोज को नहीं पचा सकता क्योंकि सेलुलोज मानव में नहीं पाया जाता। ये कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है। पौधों, जो पौधे होते हैं आपके पेड़ पौधे की कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो मानव किसको नहीं पचा सकता? सेलुलोज को नहीं पचा सकता, बाकी सभी को पचा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लकड़ी 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? शायद ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है मेरे हिसाब से। एक बार देख लेना, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। या इस क्वेश्चन का आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देना। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन मैंने आपको बीच में दिया था, उस चीज़ को ध्यान रखना, धातुओं की चालकता वाला। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इन दोनों प्रश्नों के आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। देखता हूँ कितने छात्र जो है सही आंसर करते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आप सभी, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।